हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। देखो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती हैं अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं क्योंकि इन नंबर्स बहुत ज्यादा होती हैं। टोटल जो आपको इस साल मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़ के जानी है दैट इज 8 to 10। मेरे हिसाब से तो 8 इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जिनमें से मैं आपको 5 बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। 3 जो है वो थोड़ी सी बड़ी हैं, उनको एक नेक्स्ट सेशन में या फ्यूचर में कभी कवर कर लेंगे। उन पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी जो 5 टॉपिक्स करने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे के सारे 5 टॉपिक्स को अटेंड कर लेना, नोट्स देख लेना। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे को रीच कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप और थ्रू द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। और बाकी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, जीके में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, तो डेफिनेटली रीच कर लो ऑन व्हाट्सएप। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। 5 टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। मतलब मैंने अपने लिए टारगेट रखा है कि 7 मिनट्स पर टॉपिक को लेके चलूं, जिससे 35 मिनट्स में तुम्हारे 5 टॉपिक्स कवर हो जाए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, अच्छा ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये सारी की सारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि अगर मान लो फ्रांस और स्पेन ने कोई मिलिट्री एक्सरसाइज की है तो हम लोग के लिए काम की नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यूनाइटेड नेशन से कंसर्न ना करे या इंडिया से कंसर्न ना करे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कॉल्ड सी ड्रैगन। देखो, ड्रैगन वर्ड यूज हो रहा है। ड्रैगन वर्ड जहां पे भी यूज होता है हम लोग को ऐसे लगता है चाइना की बात होगी, लेकिन क्योंकि ड्रैगन जो है उनका सिंबल है, उनका ड्रैगन जो है वो फर्स्ट कॉपी की तरह है। जैसे चाइना सारे प्रोडक्ट्स बनाता है वैसे ही है उनका ड्रैगन। ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन है यूएसए का। तो यूएसए प्लस ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप में है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक अलग से कॉन्टिनेंट भी है, और उस कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी कंट्री है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, जहां पे इंडियन टीम अभी गई भी हुई है, जहां पे ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। सिर्फ लड़कों से बात कर रहा हूँ, गाबा टेस्ट शायद तुम लोग को पता होगा, अगर तुम लोग पबजी के अलावा कुछ जीवन में करते हो तो। या पता नहीं पबजी चलता भी है कि नहीं, जो भी गेम खेलते हो। तो इस एक्सरसाइज को इन दोनों कंट्रीज ने स्टार्ट किया था इन द ईयर 2019। तो 2019 में इस मिलिट्री एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया। अभी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किस विंग ऑफ आर्मी को कंसर्न करती है? विंग ऑफ आर्मी का मतलब होता है बहुत बेसिक सा, 3 विंग्स ऑफ आर्मी होती हैं। फर्स्ट वन इज एयरफोर्स, सेकंड वन इज आर्म्ड फोर्सेज या फिर इन्फेंट्री कहते हैं हम लोग उसको, एंड थर्ड वन इज नेवी। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये एक नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज होने का मतलब होता है पानी के अंदर होने वाली एक्सरसाइज, यानी कि इंडियन नेवी जो है वो जाएगी इसमें पार्टिसिपेट करने। एक्सरसाइज की स्पेलिंग गलत हो गई है, एक्सरसाइज लिख दिया है मैंने, EXERCISE होती है। अब इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, मैं ठीक ठीक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग को मेरे को पता है स्पेलिंग आती है, इसलिए तुम लोग ठीक कर लेना अपने नोट्स में। तो ये नेवल एक्सरसाइज हो गई, 2019 में स्टार्ट किया गया था। 2019 के बाद जो अगला डेवलपमेंट तुमको पता होना चाहिए दैट इज 2020। 2020 वाला डेवलपमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्टिल मैं तुमको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे यूएस प्लस ऑस्ट्रेलिया के बाद इस ग्रुप का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन में 3 और कंट्रीज ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, इस नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन किया। फर्स्ट वन वाज जापान, सेकंड वन वाज साउथ कोरिया। देखो, नॉर्थ कोरिया के साथ वैसे भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्या पता किम जोंग का दिमाग फिर जाए, तुम उसके साथ एक्सरसाइज करने गए थे, तुम ही पे मिसाइल चला दे। वो तो पागल टाइप का है ना। जैसे इंडिया में रोड पे लोग होते हैं कि उनको बचा के गाड़ी चलानी पड़ती है, वैसे ही है किम जोंग कि वो तो मरना चाहता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंट्री जो है जिसने इसको ज्वाइन किया दैट वाज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी शायद तुम लोग जानते होंगे, वहां पे हम लोग बहुत सारे क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं। केन विलियमसन शायद हम सबका फेवरेट है, ओनली फॉर बॉयज कंटेंट है मेरे पास। तो इस ईयर में इनका एक्सपेंशन हुआ। इस एक्सपेंशन के बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं टू 2025 कि 2025 की जो एक्सरसाइज हुई है ये कब हुई है। तो क्योंकि मैं तुमको मंथ इसलिए बताना चाहता हूं जिससे तुमको आइडिया हो कि तुम्हारे एक बैकलॉग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो ये एक्सरसाइज को इस साल किया गया है मार्च में, तो मार्च 2025 में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। इस एक्सरसाइज में इस साल सबसे पहले तो होस्ट कौन था? तो इस साल का जो होस्ट था दैट वाज सेवेंथ फ्लीट, FLEET ऑफ यूएस नेवी। तो यूएस नेवी की 7th फ्लीट जो है उसने इस साल की एक्सरसाइज को होस्ट किया है। दूसरी चीज, अब वेन्यू क्या था भाई? वेन्यू का मतलब होता है कहाँ पे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। तो इसका वेन्यू है गुआम कोस्ट। ये रहा गुआम कोस्ट। गुआम कोस्ट पैसिफिक में लोकेटेड है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे होस्ट किया है 7th फ्लीट ऑफ यूएस नेवी ने इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। तो ये 2025 में मार्च में कंडक्ट की गई है। अब इसके अंदर थर्ड एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन आया था, यानी कि मैंने कौन कौन लिख दिया, तुम लोग ऐसे मत लिखना, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज बोला जाएगा इसको। मैं तो इधर टिकटॉक जैसे लिख दिया।
तो उस वक्त पे याद नहीं आ रहा था ना, पार्टिसिपेंट बोलते हैं इन लोग को। तो इस बार किसने किसने पार्टिसिपेट किया है? अब ये वाली इस साल की एक्सरसाइज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको 5 कंट्रीज ने अटेंड किया है। अभी जो 5 कंट्रीज है ये हैं क्वाड प्लस साउथ कोरिया। आपको इस नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वाड प्लस साउथ कोरिया ने इस बार की इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। क्वाड क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है कोऑर्डिलेटरल। कोऑर्डिलेटरल, LATERAL। मेरे को स्पेलिंग आती है, मैं बोलते बोलते लिखता हूँ तो बस गलत हो जाती है, तो मैं ऐसा मत सोचना मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ तुम लोग से तो ज्यादा ही। तो क्वाड में वर्ल्ड की 4 कंट्रीज आती हैं। ये चारों कंट्रीज तुमको याद रखनी है। इन चारों कंट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होती है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन, विच इज क्वाड समिट। अब ये जो 4 कंट्रीज है इसमें फर्स्ट कंट्री इज यूएस, सेकेंड कंट्री इज इंडिया, थर्ड कंट्री इज जापान एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। अब इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ये इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, संभाल के रखने के लिए, एक तरीके से चाइना की पूरी पॉलिसीज को, चाइना को काउंटर करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। इस बात को बोला नहीं जाता है लेकिन इसका वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू काउंटर चाइना। अब इस एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं क्वाड प्लस कोरिया एक्सरसाइज, यानी कि सी ड्रैगन इज क्वाड प्लस कोरिया। आपको इस बात का ध्यान रखना है, 2025 से जो एक्सरसाइज की गई है दैट इज क्वाड प्लस कोरिया। आपको इस नाम से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने 3 बार बोला इस बात को। अब अगली बात आती है कि सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज तो है, लेकिन ये नेवल एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी स्पेशल टाइप की है, क्योंकि इस नेवल एक्सरसाइज का जो इंटेंट है दैट इज टू प्रिपेयर ऑल द आर्मीज फॉर हाई इंटेंसिटी एंटी सबमरीन। सबमरीन, सबमरीन शायद तुम लोग जानते होगे, सबमरीन वो चीजें होती है जो पानी के अंदर से चलती हैं। तो इसमें हाई इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है कि हम लोग बहुत ही हायर लेवल पे, बहुत स्ट्रेंथ के साथ इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि वॉर प्रेपरेशन, या फिर एंटी सबमरीन बोला जा रहा है तो अगर कोई हम पे सबमरीन से अटैक कर रहा है तो हमको प्रिपेयर्ड होना चाहिए उस चीज के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए। जैसे इंडियन आर्मी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन आर्मी का ऑब्जेक्टिव है टू डिफेंड इंडिया, इंडिया को प्रोटेक्ट करना। इंडियन आर्मी का ये इंटेंट नहीं है कि हम सामने वाले को जाके मारेंगे, हम खुद को बचाएंगे, हम देश के लोगों को बचाएंगे। वैसे ही ये एक्सरसाइज है कि हम पे अगर कोई एंटी सबमरीन अटैक करता है, सॉरी सबमरीन से अटैक करता है, तो हम उसको काउंटर कर पाए, विच मींस काउंटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है फ्रॉम द वर्ड एंटी। आई बिलीव आपको समझ आ रहा होगा, सबमरीन्स को से प्रोटेक्शन लेने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जाता है। अब एक और बात तुमको याद रखनी है यहाँ पे, वर्ल्ड में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो, कोई भी, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो उसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है एंड दैट इज इंटर रो। मैं अच्छे से लिख देता हूं, मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, मैं कैपिटल्स में लिखूंगा तो शायद तुम लोग को अच्छे से दिखेगा। मैं पेन का कलर भी अच्छा कर देता हूँ, तो सा डार्क सा। हर मिलिट्री एक्सरसाइज का यही एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है। वर्ड इज इंटररोपेबिलिटी। इंटररोपेबिलिटी 3 वर्ड्स को मिक्स करके बनाया गया है। फर्स्ट इज इंटर, सेकंड इज रोप एंड थर्ड इज अबिलिटी। अब इन तीनों वर्ड्स के अगर मीनिंग को ब्रेक डाउन करोगे तो निकल के आता है, इंटर का मतलब होता है अदर, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, यानी कि दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होने वाला है, तो इंटर का मतलब हो गया अदर। इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि हमारे स्कूल के अंदर ही कंपटीशन होने वाला है, विच इज इंट्रा स्कूल डिबेट, यानी कि हमारे स्कूल के बच्चे डिबेट करने वाले हैं। इंटर स्कूल डिबेट, इंटर स्कूल का मतलब दूसरा स्कूल का बच्चा भी आएगा मुंह चलाने। रोप का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि कनेक्शन बिल्ड करना, रोप जोड़ती है 2 एंड्स को। थर्ड होता है अबिलिटी। अबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, STRENGTH। अगर कहीं कुछ गलत हो गया है लिखने में तो देख लेना। ये हो गया कनेक्शन और ये हो गया अदर। अब अगर इसका वर्ड का मीनिंग निकालोगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एंड वाई कंट्री साथ में एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कर रही है तो इन दोनों कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग पहले तो एक दूसरी कंट्री के साथ एक्सरसाइज करें, हमारा उनके साथ कनेक्शन बेहतर हो जाए और साथ में हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, विच मीन्स एक तरीके से हमको कोऑर्डिनेशन को और इंप्रूव करना है। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने से हमारी स्ट्रेंथ अल्टीमेटली इंप्रूव हो जाएगी। यही होता है इंटरऑपरेबिलिटी। दुनिया में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं उनका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है, दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। 2 आर्मीज अगर एक साथ एक काम को करेंगी तो उनके उस काम को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। अब हो सकता है कि तुमको जरूरत पड़ जाए किसी डिजास्टर को मैनेज करने की,
कि अगर कहीं पे बाढ़ आ गई है तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन रन करना पड़ रहा है आर्मी को, दो कंट्रीज की आर्मी उसको सक्सेसफुली कर सकती है और उनके बीच में अच्छा से कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो ये एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज को करने का। यहाँ पे ये जो पांचों कंट्रीज ने किया है, इसका ऑब्जेक्टिव भी इंटरऑपरेबिलिटी है। अब इस एक्सरसाइज में एक और चीज जो की जाती है हर बार, कि जो भी कंट्री बेस्ट परफॉर्म करती है उसको अवार्ड दिया जाता है कि तुमने भाई सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसमें तुमको अवार्ड देंगे। इसको कहा जाता है ड्रैगन बेल्ट अवार्ड, DRAGON, बेल्ट BELT अवार्ड। इस बार का 2025 का ड्रैगन बेल्ट अवार्ड मिला है जापान की आर्मी को, जापान की नेवी को। तो जब जापानीज नेवी को मिला है ड्रैगन बेल्ट अवार्ड, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। अब ये जो एक्सरसाइज है जैसा कि मैंने दिखाया था, इसको किया जा रहा है गुआम कोस्ट पे। गुआम कोस्ट आई बिलीव आपको ध्यान रहेगा यहाँ पे लोकेटेड है। किस रीजन में लोकेटेड है? तो ये पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है, इंडो पैसिफिक रीजन में। अब अगर हम लोग इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन निकालें कि सी ड्रैगन को हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक के लिए इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। यानी कि कोई भी सबमरीन से अटैक हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक कर दे या किसी टेररिस्ट के पास सबमरीन आ गई या वो कोई प्रॉब्लम्स को कॉज करने वाला है, तो हम उसको काउंटर कर पाए। उस ऑब्जेक्टिव से इंडो पैसिफिक को, इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड एज वेल। क्वाड के ही रीजन में साउथ कोरिया भी लाया करता है, साउथ कोरिया एक और विक्टिम है ऑफ चाइना। अब साउथ कोरिया भी इंटरेस्टेड होगा इस एक्सरसाइज को करने में, बहुत ही ऑब्वियसली चीज है, आई बिलीव आपको चमक गई होगी ये बात। तो ये था हम लोग का फर्स्ट टॉपिक एंड दिस वाज सी ड्रैगन। आपको शायद दिख रहा होगा, मैंने काफी इजी बनाने की तो कोशिश की थी, अब तुमको देखो कैसा लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा है एंड दिस इज कोंकण 2025। कोंकण 2025 में आपको एक दूसरे वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, अक्टूबर वाले, आप लोग उसको भी देख सकते हो। लेकिन मतलब उसको मैं चाहूंगा आप लोग डेफिनेटली देख ही लो, आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज, कोंकण 2025 को कौन सी दो कंट्रीज करती हैं? अच्छा, एकदम बेसिक बात अगर दिमाग लगानी है तो कोंकण 2025 का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो इसका भी ऑब्जेक्टिव वही निकल के आएगा, इंटरऑपरेबिलिटी, कि हमको एक दूसरे की कंट्री जो है, एक दूसरे की जो आर्मी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है। अब इसमें फर्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है कोंकण में कि कौन सी दो आर्मीज ने किया है, तो फर्स्ट तो हो गई इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी अगर एक्सरसाइज को कर रही है, विच मीन्स ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि पानी में होने वाली एक्सरसाइज है। और सेकंड इसको किया है रॉयल नेवी ने। रॉयल नेवी का मतलब होता है नेवी ऑफ यूके और ब्रिटेन। अब अगली बात आती है इस एक्सरसाइज के साथ जो बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है, कि इस एक्सरसाइज को इस बार कंडक्ट किया गया है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है ये दो पार्ट्स में होता है। फर्स्ट होता है कोंकण, जो ऊपर का रीजन है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। उसके बाद नीचे का जो पोर्शन होता है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट का, दैट इज कॉल्ड मालाबार। तो मालाबार एरिया में इस एक्सरसाइज को नहीं किया गया है, इसको कंडक्ट किया गया है इन द कोंकण कोस्ट। कोंकण जो है वेस्टर्न इंडिया में है, कोंकण वाला एरिया जो है वो अरेबियन सी वाला एरिया है, अरेबियन सी। यानी कि यहाँ से दुबई बहुत ज्यादा पास है। यहाँ से दुबई अगर आप जाना चाहते हो तो आपको हार्डली 2.5-3 घंटे लगते हैं। बहुत सारे आजकल सी वाले शिप्स भी ओपन हो गए हैं, अगर तुम लोग कभी जाना चाहो तो बहुत ही अमेजिंग सी जर्नी होती है वो। अब इसमें जो इंडिया के शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है या दोनों कंट्रीज से जो शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है उसको कहा जाता है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब होता है देश के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिप्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, और हम लोग एक तरीके से अपने कंट्री की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं थ्रू दिस एक्सरसाइज। यानी कि दोनों देश अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना चाहते हैं टू द वर्ल्ड। मैं अच्छा इसको जल्दी जल्दी इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग एक बार कर चुके हैं अक्टूबर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। आप उसको जाकर देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे से इन डेप्थ पता चल जाएगा, जिस तरह से मैंने फर्स्ट टॉपिक बताया। लेकिन मैं की पॉइंट्स यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो इंडिया की तरफ से जिस शिप ने, मेजर शिप ने पार्टिसिपेट किया है, दैट इज कॉल्ड INS विक्रांत। ब्रिटेन के साइड से जिसने किया है उसको कहा जाता है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। HMS का फुल फॉर्म होता है हर मेजेस्टीज शिप, यानी कि एलिजाबेथ की शिप को रेफर किया गया है, हर मेजेस्टीज शिप। हिज होता तो अभी जो प्रेजेंट वहां के लीडर हैं, वहां के मोनार्क हैं, प्रिंस चार्ल्स, उनको रेफर किया जाता। लेकिन यहाँ पे अगर बोला जा रहा है HMS तो हर मेजेस्टीज शिप यानी कि क्वीन एलिजाबेथ की बात की जा रही है जो उनकी मदर थी।
वैसे अगर तुम लोग देखोगे तो जो प्रिंस चार्ल्स हैं वहां के करेंट मोनार्क, करेंट प्रिंस, करेंट राजा, वो बहुत ज्यादा राहुल गांधी से सिमिलैरिटी रखते हैं। मतलब देखो, मैं तो भाई मोदी जी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, मेरे को काफी हेट आ जाती है मोदी जी के खिलाफ बोलने में। राहुल गांधी इज स्टिल सेफ। तो ये तो हो गया कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। अगली बात होती है कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कब किया गया है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया है इन द ईयर 2004। अब 2004 में जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने इस तरह से प्लान किया था कि एक साल इसको इंडिया कंडक्ट करेगा, फिर ऑल्टरनेटिव ईयर पे इसको कंडक्ट किया जाएगा इन ब्रिटेन। तो इस तरह से दोनों देश एक एक साल इसको कंडक्ट करते हैं, और इसका हर साल नाम अलग होता है। इस बार इसको कोंकण में किया गया है, इसलिए इसका कोंकण 2025 नाम है। अगले साल हो सकता है इसका कुछ और नाम रहेगा। अगले साल कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? 2026 में। तो 2026 में इसको कंडक्ट करेंगे हम लोग ब्रिटेन के अंदर। इस 2025 में इंडिया के अंदर कोंकण में इसको कंडक्ट किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरऑपरेबिलिटी। वो तो आई बिलीव आप लोग समझ ही गए होंगे, सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंटरऑपरेबिलिटी पे ही बेस्ड होती हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहां पे कुछ फॉरेन कंट्री के शिप्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो आपको दो देशों के नाम याद रखते हैं, टू कंट्रीज का नाम याद रखते हैं जहां की नेवीज के एसेट्स ने, शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है इस बार की कोंकण 2025 एक्सरसाइज में। फर्स्ट वन इज जापान एंड सेकेंड वन इज नॉर्वे। तो इन दोनों के शिप्स ने भी पार्टिसिपेट किया था इस बार की एक्सरसाइज में। अब ये जो नेवल एक्सरसाइज थी, इसको टू फेजेस में किया गया है। यानी इसको हर बार जब भी हम लोग कंडक्ट करते हैं हम लोग दो फेजेस रखते हैं। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड सी फेज एंड सेकेंड फेज इज कॉल्ड हार्बर फेज। सी और हार्बर का अंतर शायद आपको पता होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, और मैं इस टॉपिक को यहीं पे निपटा रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ। मेरे नोट्स में तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, तो मुझे नहीं लगता मुझे रिपीट करनी चाहिए। तुम्हारा भी तो समय बचेगा ना। ठीक है। अब इसके बाद अगला मुद्दे का टॉपिक, अब ये जो एक्सरसाइज है, फोर्थ इंडिया यूएस नेवल एक्सरसाइज, इसको स्टार्ट किया गया है इन द ईयर 2019। तो 2019 से इसको स्टार्ट किया गया है, यानी कि फर्स्ट एडिशन वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2019, और उसके बाद इसको हम लोग कंटिन्यूसली एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर कंडक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद इस बार जो ऑल्टरनेटिव ईयर अगर देखोगे तो इस तरह से निकलेगा। 2019 वन हो गया, 2021 टू हो गया, 23 थ्री हो गया, एंड फोर्थ 2025 हो गया। अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इस एक्सरसाइज को हमेशा हम लोग इंडिया के अंदर कंडक्ट करते हैं, यानी कि इसकी फर्स्ट एडिशन से लेके आज तक हम लोग इसको इंडिया के अंदर ही कंडक्ट करते हुए आए हैं। अब इसका जो 2025 का एडिशन हुआ है, इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि चार एडिशंस जो हुए थे, तो फर्स्ट हो गया 2019, सेकंड हो गया 2021, थर्ड हो गया 2023, एंड फोर्थ हो जाएगा 2025। अभी जो 2025 का एडिशन है, इस 2025 के एडिशन को कंडक्ट किया गया है इन द सिटी ऑफ विशाखापट्टनम। मैं वाइजैग लिख रहा हूँ, वाइजैग में एनएलयू भी है, एनएलयू विशाखापट्टनम। हो सकता है तुम्हारा ड्रीम एनएलयू हो। टीयर 2 एंड टीयर 3 के बीच में आता है, लाई करता है बिल्कुल। एनएलयू विशाखापट्टनम बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनएलयू है। मैं एक बार वहाँ पे कंपटीशन में गया हूँ। वहाँ पे सनराइज अगर देखोगे तो मजा ही आ जाएगी। और बीच वाली जगह है, तो बीच तो हमें पसंद ही है। तो अब इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था 2023 में। तो अब 2023 से हम लोग आएंगे 2025 पे। तो तुम्हें दोनों का वेन्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बता दिया 2025 की एक्सरसाइज की गई है वाइजैग में। वाइजैग किस साइड पे लोकेटेड है ऑफ इंडिया? तो ये लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज हुई थी, या इसके पहले जो हम लोग इंडिया एंड यूके वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि रॉयल नेवी कोंकण 2025, जिसमें रॉयल नेवी और इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज को किया है, उसको हम लोग ने कोंकण पे किया है। कोंकण इज वेस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। लास्ट एक्सरसाइज जो हुई थी इसकी 2023 वाली, ये भी ईस्टर्न कोस्ट पे ही हुई थी। अब ईस्टर्न कोस्ट पे लास्ट टाइम इसको किया गया था बे ऑफ बंगाल में। इस बार इसको किया गया है विशाखापट्टनम से आगे, उसी एरिया में, उसी रीजन में, लेकिन रेफर किया गया है इसको एज वाइजैग विशाखापट्टनम। तो इसलिए हमको विशाखापट्टनम ध्यान रखना है। 2023 की भी लोकेशन को याद रखना, 2023 की लोकेशन वाज बे ऑफ बंगाल। अगली बात आती है कि हर मिलिट्री एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव तो वही होता है जो मैंने तुम्हें बताया था, कि हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव इज इंटररोपेबिलिटी। रोपेबिलिटी। अब लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक और पॉइंट को ध्यान रखना है। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यही इस पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत दमदार बना देता है। अच्छा, कौन सी कंट्रीज कर रही हैं? तो तुमको समझ ही आ रहा है ना कि इसको इंडिया एंड यूएस कर रही हैं। बायलेटरल एक्सरसाइज है। बायलेटरल मींस टू, यूनिलेटरल वन, बायलेटरल टू। तो अब यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी हमारे लिए मेन ऑब्जेक्टिव है। इंटरऑपरेबिलिटी को हम लोग एक इंटेंट के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड HAD।
हद। इसको तुमको ध्यान रखना है, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता है अगर वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस असिस्टेंस इन डिजास्टर के ऑब्जेक्टिव से की जा रही है। रिलीफ एक्सरसाइज, इसका मतलब ये होता है, वर्ड्स को अगर बेसिक ब्रेक डाउन कर दोगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन की स्पेलिंग फिर से गलत हो गई है, स्पेलिंग के लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब होता है हम लोग किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन द टाइम ऑफ डिजास्टर या इन टाइम ऑफ नेचुरल कलामिटी, कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कुछ और हो गया, कहीं पे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई है। उसमें इंडिया जैसी कंट्री में इस तरह की अगर आपदा आती है तो इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, और बोलने में अच्छा नहीं लगता लेकिन बहुत सा बिगर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, वो बहुत वेल टू डू नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज की, नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है। तो वो लोग ऐसी जगहों पे, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और उनको अपनी जगह से बहुत ज्यादा लगाव होता है, जो कि बहुत बार बहुत ज्यादा गलत होता है मेरे हिसाब से। कि अगर भाई, अगर मेरे गांव में बाढ़ आने वाली है तो मुझे सबसे पहले भागना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए मेरा यहाँ पे घर है, मेरी यहाँ पे जमीन है, मेरा यहाँ पे खेत है, तो मैं तो यहीं पे पैदा पैदा हुआ था, यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ, ये सब फालतू की बातें हैं। भाई जान बचाओ, आगे बढ़ो। लेकिन इंडिया के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा तुम और मैं सोच सकते हैं। तुम लोग को अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरी बात पे, लेकिन जब तुम लोग लॉ स्कूल में जाओगे तुम लोग देखोगे कि इस तरह के लोग होते हैं, तो तुम बोलोगे कि ये कैसा इंसान है जो इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ, तो किसी भी एक्सरसाइज को अगर हम लोग इस इंटेंट से कर रहे हैं तो दिस इंटेंट कम्स अंडर यूएन चार्टर। यूनाइटेड नेशंस चाहता है जब दो कंट्रीज किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज को कर रही हैं तो वो लोग इसी इंटेंट से करें कि अगर कहीं पे डिजास्टर आ जा रहा है तो हम उस डिजास्टर से कैसे रिलीफ ले सकते हैं, कैसे आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन रन कर सकती है इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, और बेटर वर्ड इज थ्रू इंटरऑपरेबिलिटी, कि अगर उनमें कोऑर्डिनेशन पहले से अच्छा होगा तो डिजास्टर रिलीफ जो है वो फास्टर एंड बेटर एंड इफेक्टिव हो पाएगा। तो इस इंटेंट के साथ इस एक्सरसाइज को किया जाता है। अब इसके अंदर HAD इज, या इंटरऑपरेबिलिटी इज इंटेंट 1। इसी के अंदर तुमको इंटेंट 2 भी पता होनी चाहिए। इंटेंट 2 इज फ्रेमिंग SOP। फ्रेमिंग SOP, SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ऑपरेटिंग यानी कि हमको क्या बेसिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलना है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कलामिटी, या हमको किस तरह से, एक सेकेंड, प्रोसीजर की स्पेलिंग तो सही हो जाने दो, प्रोसीजर, हाँ, इन टाइम्स ऑफ कलामिटी हमको किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है या हमको किस तरह से ऑपरेट करना है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी तैयारी रहे, हम प्रिपेयर्ड रहें, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो कि यही तरीका होने वाला है जिससे हम लोग तुरंत एक्शन ले पाएंगे, बेस्ट पॉसिबल एक्शन ले पाएंगे, मैक्सिमम लाइफ्स को सेव कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि आप में और यूएस के लोगों में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, वो हिंदी नहीं जानते, हमारे वाले फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश समझते हैं, तो हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होगा कि तुमने देखा होगा जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन करती है तो उस वक्त पे किस तरह से वो लोग किसी घर के अंदर तोड़ के घुसते हैं, कि पहले आता है एक इंसान ऐसे बड़ा सा एक लोहे की रॉड मारता है, फिर उसके बाद वो लोग कैसे पीछे पीछे एक साथ चलते हैं, ऐसे ऐसे इशारे करते हैं कि तुम्हें 4 लोग इधर जाओ, 2 लोग इधर जाओ। तो वो उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि हम इस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ तो किसी को मारने जा रहे थे ना आर्मी वाले, लेकिन बचाने के लिए भी इसी तरह के प्रोसीजर्स को यूज किया जाता है। अब इसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है सेटअप कंबाइंड सेटअप कंबाइंड कोऑर्डिनेशन सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स। मैं JTF लिख दे रहा हूं कि हमको एक कंबाइंड कोऑर्डिनेशन सेंटर चाहिए फॉर जॉइंट टास्क फोर्स। जॉइंट टास्क फोर्स का मतलब शायद तुमको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जिन लोगों को नहीं वो है। जॉइंट टास्क फोर्स, जॉइंट टास्क फोर्स का मतलब दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज हैं वो साथ में काम कर रही हैं। अगली बात आती है ये टॉपिक कब का है, तो ये भी तुम्हारा एक और बैकलॉग टॉपिक है। इस एक्सरसाइज को किया गया है अप्रैल 2025 में, तो तुम्हारा अप्रैल का एक और टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और इसमें एक लास्ट पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे की गई है। देखो, मेन सारी इवेंट्स जो हुए हैं वो विशाखापट्टनम में हुए हैं, लेकिन इन दोनों को एक एक शिप पे किया गया है। तो ओपनिंग सेरेमनी इंडिया के एक शिप पे की गई है, क्लोजिंग सेरेमनी को यूएस के एक शिप पे किया गया है, यानी कि एक नेवी की शिप पे किया गया है जो
डिफेंस के शिप्स होते हैं। तो इंडिया का जो शिप यूज किया गया है उसका नाम है INS जलश्वा। पता नहीं इसको कुछ और बोलते हैं, तो मैं लिखा मैंने करेक्ट है, मैं स्पेलिंग देख के लिखी है। INS जलश्वा इंडिया का शिप है। यूएस का जो यूएस नेवी का शिप है उसका नाम है कॉमस्टॉक। तो यूएस के कॉमस्टॉक पे हुआ है, ये यूएस नेवी का शिप है। यूएस नेवी, इस पे किया गया है क्लोजिंग सेरेमनी को कंडक्ट, जैसे IPL की ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ कुछ कार्यक्रम करते हैं, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो आई बिलीव ये टॉपिक भी क्लियर होगा, छोटे छोटे में लिखा है मैंने काफी। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो है ये बहुत ही छोटा सा है, मतलब मैं कोशिश करूंगा ये 3 से 4 मिनट के अंदर कवर हो जाए। इसकी इंपॉर्टेंस को तुमको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स होके आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1994, एंड ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया की आज तक सबसे लंबी चलने वाली एक्सरसाइज है। ये लॉन्गेस्ट रनिंग एक्सरसाइज है, यानी कि एक ऐसी एक्सरसाइज जो कंटिन्यूअसली चल रही है और एक सिंगल देश के साथ चल रही है, यानी कि लॉन्गेस्ट रनिंग बायलेटरल एक्सरसाइज बाय इंडियन आर्मी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म से शायद तुमको क्लैरिटी आ जाएगी देशों में, और आधी से ज्यादा बातें तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। S स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, M स्टैंड्स फॉर मेरीटाइम, क्योंकि सिंगापुर जो है एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री को हमेशा पानी से ही बचने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहीं से पायरेसी, स्मगलिंग, टेररिज्म, सारी बैड एक्टिविटीज हो सकती हैं उस देश के साथ, इसलिए वो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब टू, एक्सरसाइज, ठीक है, EX स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। तो ये इसका फुल फॉर्म है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ये इंडिया की आज तक हिस्ट्री में चलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज है, स्टार्टेड इन 1994। इस साल अभी 2025 में इसके 32nd एडिशन को कंडक्ट किया गया है। तो ये हो गया इसका 32nd एडिशन। इसकी इंपॉर्टेंस जो है ये पूरी की पूरी इसी बात पे बेस्ड है कि ये इंडिया की लॉन्गेस्ट चलने वाली एक्सरसाइज है। अब इस 32nd एडिशन को कंडक्ट कहाँ पे किया गया है? तो इसको कंडक्ट किया गया है इस साल सिंगापुर में। सिंगापुर में कंडक्ट हुई है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में इस बार थोड़ी सी कम है। अब इस एक्सरसाइज को भी, क्योंकि नेवल एक्सरसाइजेस है, तो इसको 2 फेजेस में किया गया है। 2 फेजेस का मतलब होता है 2 पार्ट्स में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। फेज 1 इज कॉल्ड हार्बर फेज, एंड फेज 2 इज कॉल्ड सी फेज। इसके अंदर डेप्थ में जाके हार्बर फेज में क्या हुआ, सी फेज में क्या हुआ, आपको कभी नहीं पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगली बात, जब इसको 1994 में स्टार्ट किया गया था, उस वक्त पे इस एक्सरसाइज का नाम था EXER साइज लायन किंग। एक्सरसाइज लायन किंग नाम से इसको स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1994। अब इससे हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव 1 तो बहुत सिंपल सा है, दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी तो तुमको भूलना ही नहीं है। इंटरऑपरेबिलिटी फॉर एवर एंड एवर टिका रहेगा सारी टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइजेस के साथ। तो अब इसका अगला इंटरऑपरेबिलिटी के बियॉन्ड जो अगला ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज टू कॉम्बैट नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है कुछ ऐसे लोगों को काउंटर करना है जो देश नहीं है, जो कंट्रीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पायरेट्स का ग्रुप है जो किसी शिप को कैप्चर कर लेता है, या फिर कोई स्मगलिंग कर रहा है हमारे देश के अंदर, या कोई पर्सन टेररिज्म फैलाने के लिए आना चाहता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है। उनसे किस तरह से प्रोटेक्शन लिया जाए इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो इनका रीजन है। तो उसके लिए वहां पे दोनों देशों में कोऑर्डिनेशन रहे, इंटरऑपरेबिलिटी रहे, दैट इज द इंटेंशन। ठीक है, अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रमोट रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको रूल्स के हिसाब से चलाया जाए, उसको दादागिरी के हिसाब से ना चलाया जाए, लाइक चाइना। डायरेक्ट काउंटर पॉइंट फॉर चाइना, कि हम चाइना की जो दादागिरी है उसको नहीं सहेंगे, चाइना के खिलाफ बोलेंगे, चाइना के खिलाफ चीजों को करेंगे। सो दिस वाज द इंटेंट, और इसके अंदर इससे ज्यादा तो हमें पता होने की जरूरत नहीं है। बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के एग्जाम के लिए, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट ये वाला कि 1994 में इसको स्टार्ट किया गया और ये आज तक चल रही है बायलेटरली। हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक।
तो ये है एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है, ये एक बहुत ही की एक्सरसाइज है, क्योंकि इसको किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल की आर्मी इस एक्सरसाइज को करती है साथ में। और नेपाल हम लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है इस साल के एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट को जेनजीज ने गवर्नमेंट का क्या हाल किया शायद तुम लोगों को पता होगा। उसके बाद एक टेम्परेरी इंटरिम गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है वहाँ पे। कौन पीएम थे ऑफ नेपाल, जैसे उनका नाम है केपी शर्मा ओली। उसके बाद उनको किसने रिप्लेस किया है इन द इंटरिम गवर्नमेंट, फिर वहाँ पे फेब्रवरी में इलेक्शन शेड्यूल है। जो भी सारी चीजें हैं तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए इन रिलेशन टू नेपाल। और अब हम लोग कवर कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस आई बिलीव तुम लोग समझ गए होंगे। अब इसका सबसे पहले तो किस नंबर का इस बार एक्सरसाइज किया गया है, तो इस बार 18th एडिशन को कंडक्ट किया गया है। 18वां एडिशन कंडक्ट किया गया है ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण। अब इसको भी हम लोग जब नेपाल के साथ एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं तो हम लोग ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे अलग कंट्रीज में करते हैं, यानी कि एक साल इंडिया में होगा और एक साल इस एक्सरसाइज को किया जाएगा नेपाल में। तो ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे इसके लोकेशन चेंज होते हैं। तो यानी कि अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि 17th एडिशन कहाँ पे हुआ, तो वो ऑपोजिट कंट्री रहेगी, क्योंकि हम लोग से पूछा जा सकता है कई बार कि 17th एडिशन को कहाँ पे कंडक्ट किया गया, इसलिए मैं तुमको पिछले वाला भी बता दे रहा हूँ हर बार। तो 18th एडिशन को कंडक्ट किया गया है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, इसको कहा जाता है साल झंडी। पता नहीं इसको कुछ बेहतर रीड करते हैं तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे तो यही समझ आया कि यही बोलना चाहिए। तो सालझंडी नाम की एक जगह है इन नेपाल, यहाँ पे कंडक्ट किया गया है इस साल की एक्सरसाइज। और 2023 की जो एक्सरसाइज थी, इसके पहले हम लोग ने एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था 2023 में। 18th एडिशन को कंडक्ट किया है 2025 में। अच्छा, 2025 में कब कंडक्ट किया है, तो हम लोग ने इसको कंडक्ट किया है इन जनवरी मंथ, यानी कि अगेन अब बैकलॉग टॉपिक। सूर्य किरण के साथ एक और बात हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है कि एक एनुअल होने वाली एक्सरसाइज है। अब 2023 में इसको कंडक्ट किया गया था और इसको बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ 2025 कर दिया, क्योंकि वो 2024 की एक्सरसाइज थी। ठीक है, लेकिन 2025 में हुई है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2023 की जो एक्सरसाइज थी इसको कंडक्ट किया गया था उत्तराखंड में, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं यूके। यूके इज आर उत्तराखंड, जहाँ पे भी तुम जाना चाहते हो कॉलेज से, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ हैं। या तो इंसान बीचेस पे जाना चाहता है या तो पहाड़ पे जाना चाहता है, तुम्हें डिसाइड करना होगा। अगर सिर्फ एनएलयू जाना चाहते हो तो जा सकते हो। एनएलयू जाके ऐसा फालतू काम मत करना। ये सिर्फ एनएलयू में बैठे हुए हैं। एनएलयू का जीवन तभी एंजॉय कर सकते हो जब तुम रियल में सरकार के पैसे पे इधर उधर घूम रहे हो, भटक रहे हो। क्योंकि उससे ज्यादा मजा दुनिया में तुम्हें किसी चीज पे नहीं आएगा। जब तुम पैसे कमाने लगोगे ना, तब घूमने में इतनी मजा नहीं आती जितनी मजा आती है सरकार के पैसे पे घूमने में। क्योंकि वहां पे कॉलेज सारी चीजों को फंड करता है, लेकिन उसके लिए एनएलयू पहुंचना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज ये सब नहीं कराता है, वो पैसे मांग लेते हैं वो लोग सीधे। सिम्बी भी तो सोच लेना फिर तो भाई, सिम्बी में तो बहुत खर्चा है। अब इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, एक देखो इंटरऑपरेबिलिटी तो है, इंटरऑपरेबिलिटी के बियॉन्ड जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, काउंटर टेरर ऑपरेशंस। दूसरा है जंगल वॉरफेयर। जंगल वॉरफेयर का मतलब होता है जंगल में अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत पड़ गई, कोई टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या कोई स्मगलिंग कर रहा है, क्योंकि जंगल से स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उस चीज को काउंटर कर पाए। थर्ड है माउंटेन ऑपरेशंस। माउंटेन पे अगर हमें किसी को रेस्क्यू ऑपरेशन करना है या फिर हमारी जरूरत, तो उसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। या फिर माउंटेन पे कहीं पे टेररिस्ट ग्रुप है, स्मगलिंग हो रही है, पायरेसी हो रही है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको अगेन काउंटर करने के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज HADR। HADR स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। कि हमारी जो दोनों देशों की आर्मी है वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए रेडी रहें, क्योंकि दोनों देशों में बहुत सारे नेचुरल कलामिटीज होते रहते हैं। जैसे कि नेपाल के अंदर तुमने अगर सुना है तो आए दिन अर्थक्वेक आता है। वहाँ पे काठमांडू जो शहर है उनकी कैपिटल, वहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। और इंडिया तो तुमको पता ही है, इंडिया में जो नॉर्दर्न पोर्शन है, कभी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी हिमाचल में कुछ हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाता है, दिल्ली में बारिश होती है तो पानी भर जाता है। हवा तो खराब है ही वहाँ की, गर्मी में एकदम चिलचिलाती हुई धूप लगती है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। दिल्ली की धूप भी नेचुरल कलामिटी ही है। तो HADR ये चार मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके बाद मैं तुमको कुछ फैक्ट्स बता दे रहा हूँ इन रिलेशन टू नेपाल, जो तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि इस साल नेपाल काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। तो इंडिया के 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। इन पांचों स्टेट्स के तुम लोग को नाम ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट वन जो है इसमें से वो है उत्तर प्रदेश। सेकंड है बिहार। बिहार। थर्ड हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। फोर्थ है
सिक्किम, एंड फिफ्थ कौन सा छूट गया, वेस्ट बंगाल। फिफ्थ है वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं विथ नेपाल। और नेपाल के साथ एक और चीज याद ध्यान रखना कि हमारे और नेपाल के रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम लोग ने नेपाल के साथ एक ट्रीटी को साइन किया था इन द ईयर 1950। इसको कहा जाता है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इसलिए तुमने देखा होगा इंडिया के अंदर इतने सारे लोग फ्रीली आके मोमोज बेच पाते हैं विदाउट एनी वीजा एंड पासपोर्ट, कि उन्हें वीजा की कोई भी जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर आप इजीली इंडिया आ सकते हो, इंडिया के लोग इजीली नेपाल जा सकते हैं मोमोज खाने। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती है। जनवरी का टॉपिक है इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लिमिटेड इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बहुत ही पुराना टॉपिक है और इसको एक्चुअली 2024 में होना था, लेकिन सूर्य किरण के बारे में सिर्फ इसलिए मैंने कवर किया है क्योंकि नेपाल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग देख सकते हो अपने लेवल पे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आई बिलीव काम बन जाएगा इतने में। तो ये 5 टॉपिक्स थे। अब इसके बाद 3 और टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। उनको हम जल्दी ही कवर करेंगे। और तो बाकी सब ठीक है। कमेंट डाल सकते हो कोई भी क्वेरी क्वेश्चन के लिए।